तो क्रिप्टो के काले खेल को प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी कॉइन डीसीएक्स खुद को नियमों का पालन करने वाली कंपनी बताती है, लेकिन जांच एजेंसियों की फाइलें कुछ और ही बयां करती हैं। ईडी की कार्रवाई हो, टैक्स चोरी के आरोप हों या फिर साइबर फ्रॉड से जुड़े बैंक खातों का मामला, कॉइन डीसीएक्स बार बार जांच के घेरे में है। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप कॉइन डीसीएक्स पर क्यों हैं? अब आपको इस रिपोर्ट में कॉइन डीसीएक्स पर लग रहे गंभीर आरोपों की पूरी दास्तान सुनाते हैं। कॉइन डीसीएक्स का खेल बेहद खतरनाक है। कई आरोप हैं, लेकिन यह कंपनी भारत में बड़ी आसानी से कारोबार कर रही है, लोगों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रही है और लोग लाखों करोड़ों के फायदे के झांसे में फंसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉइन डीसीएक्स पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 2025 में 8 करोड़ 46 लाख रुपए जब्त किए। जांच एजेंसी का कहना है कि इन खातों में बिना जांच के पैसे का लेन देन हो रहा है, जो एक बड़े साइबर फ्रॉड और क्रिप्टो निवेश ठगी का हिस्सा माना जा रहा है। ईडी ने यह भी पाया कि कॉइन डीसीएक्स के नॉन केवाईसी अकाउंट से करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन किया गया है। यह पैसा फर्जी ई कॉमर्स एप्स और निवेश ठगी से जुड़ा हुआ है, जो इस ओर इशारा करता है कि देश में कैसे क्रिप्टो करेंसी का फर्जीवाड़ा अपने पैर पसार रहा है। ईडी की जांच में हैदराबाद के 92 बैंक अकाउंट सामने आए। साइबर फ्रॉड का पैसा घुमाया जा रहा था। साइबर फ्रॉड में कॉइन डीसीएक्स की भूमिका पाई गई। मामला फेक मोबाइल एप्स, फर्जी निवेश स्कीम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी यह मामला जुड़ा हुआ था। कॉइन डीसीएक्स का दावा है कि वो कड़े नियमों का पालन करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नियम इतने कड़े हैं तो ऐसे लेन देन कैसे हो गए? इतना ही नहीं, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, जीएसटी में हेराफेरी के आरोप भी इस पर हैं। इनकम टैक्स के मुताबिक कंपनी ने ट्रेडिंग फीस पर टैक्स नहीं दिया। करीब 824 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। दिल्ली हैदराबाद पुलिस के पास कॉइन डीसीएक्स के नाम से नकली एप्स और वेबसाइट का मामला भी दर्ज है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से हो रहे फर्जीवाड़े पर भारत सरकार भी सख्त हो गई है। दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि कॉइन डीसीएक्स से 22 करोड़ 61 लाख रुपए टैक्स, ब्याज और जुर्माने के तौर पर वसूले गए। वहीं ईडी, सीबीआई, पुलिस से भी पिछले कुछ सालों में गंभीर मामलों में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुल मिलाकर असल बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा है। चंद मिनटों में आपकी जिंदगी भर की कमाई गायब हो सकती है, तो क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कॉइन डीसीएक्स पर डीलिस्ट हुई फेक क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स वो क्या क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कॉइन डीसीएक्स ने कई टोकन्स और पेयर्स को डीलिस्ट किया। लिक्विडिटी, टेक्निकल ग्लिच या स्टैंडर्ड्स पर खरे ना उतरे जाने का कारण बताया। ये वो कंपनियां हैं कॉइन डीसीएक्स ने जिन्हें डीलिस्ट किया। ट्रेडिंग पेयर्स को, कई ट्रेडिंग पेयर्स को लिक्विडिटी, टेक्निकल ग्लिच या स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे हैं ये कॉइन्स, तो इसलिए उनको डीलिस्ट किया गया। कई और भी वजूहात इसमें बताई गई, कई कारण इसमें बताए गए। यूजर्स को बड़ा नुकसान इस वजह से उठाना पड़ा, यानी डीलिस्टिंग की वजह से यूजर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी। फेक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वाला वर्जन लिस्ट हुआ था, यह भी आरोप है। ये एक कंपनी थी, ट्रेडिंग डिसरप्ट हुई, बाद में स्टेबलाइज किया गया और इस बीच भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। यूजर्स का नुकसान हुआ, कंपनी ने कॉम्पनसेशन बाद में दिया। पाई नाम की इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ जो बाद में डीलिस्ट करनी पड़ी। यूजर्स ने इसे फेक टोकन बताया, यानी यूजर्स ने कहा कि ये एक फेक टोकन था और इसमें निवेश करवाया गया कंपनी के, यानी कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ये निवेश करवाया गया। स्पॉट पेयर डीलिस्ट, यानी उसी समय इस पेयर को डीलिस्ट किया गया। यह है ORBR USDT, अप्रैल 2025 में हुआ। लो लिक्विडिटी के कारण, छोटे नुकसान के कारण ये OBR को डीलिस्ट किया गया। लीवर,
या लीवरफाई, जुलाई 2025 में ये हुआ, लिक्विडिटी इश्यू में नुकसान हुआ और इसका भी नुकसान निवेशकों को हुआ। ये तमाम वो टोकन्स हम पेयर दिखा रहे हैं, BTC USDT, ETH USDT, SOL, XRP, UNI, AAVE USDT, UMA, GLMR, ये वो तमाम हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स डीलिस्ट हुए। डीलिस्टिंग से निवेशकों के सौदे यानी जबरन बंद हो गए, यानी उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला। फोर्स्ड लिक्विडेशन और TDS में कटौती भी की गई। ये तमाम चीज़ें निवेशकों के साथ हुई जो आम निवेशकों की शिकायत है। एक निवेशक ने यह बयान भी किया है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ जैसा बॉन्क मामले में हुआ था। यानी मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स जो डीलिस्ट हुए उसकी वजह से जो नुकसान हुए वो बड़े पैमाने पर थे। CoinDCX ने कई टोकन्स और ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म से किया था और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान निवेशकों को झेलना पड़ा। एक और आपको बताते हैं, एक और मेरे पास जो निवेशकों ने की शिकायतों में आया है वो क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी शिकायत आई कि विड्रॉल में देरी होती है। मौजूदा समय में CoinDCX के ग्राहकों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। CoinDCX की अपनी पारदर्शी जो प्रक्रिया है वो ना होने की वजह से निवेशकों को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विड्रॉल में देरी या रुकावट, ये एक बड़ी शिकायत निवेशकों की होती है कि जब वो विड्रॉल करने जाते हैं तो उसमें देरी होती है, पैसा फंसा रहने की शिकायतें। ये आम शिकायतें CoinDCX के प्लेटफॉर्म में लोगों को देखने को मिल रही हैं। उन्होंने पैसा अलग अलग कॉइन्स में अगर लगाया है तो स्टेटस अपडेट नहीं होता, यानी जो निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं जो स्टेटस दिखाना चाहिए फौरी तौर पर वो अपडेट नहीं होता है। सपोर्ट टिकट महीनों तक पेंडिंग रहते हैं, यानी जो शिकायतें होती हैं वो महीनों तक ऐसे ही चलती रहती हैं और वो क्लोज नहीं हो पाती हैं, उनका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। ये आमतौर से शिकायत निवेशकों को CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर रहती है। यानी ख़राब कस्टमर सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि लोग बॉट से ही बातचीत करते हैं, यानी बॉट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही जो बात होती है, कोई उनको ठोस उनकी जो परेशानी है उसका कोई ठोस उनको जवाब नहीं मिलता है। कस्टमर सपोर्ट कितना मिलना मुश्किल हो जाता है, ये आमतौर से निवेशकों की शिकायत रहती है। यानी वो पैसा भी लगाते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, ऐप लोड नहीं होता है, ये एक परेशानी है। तो ये तमाम तरह की शिकायतें हैं जो निवेशक आमतौर से करते हैं कि वो पैसा लगाते हैं और उनको सही उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, पोर्टफोलियो सही से दिखता नहीं है, ये एक शिकायत है। तो एक लंबी लिस्ट है जो निवेशक हैं उसमें ऑर्डर कैंसिल नहीं होते हैं। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल करना भी चाहता है कोई निवेशक, तो ये एक आम शिकायत है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होते हैं। फंड्स अटक जाते हैं, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि फंड्स अटक जाते हैं और वो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं फंड्स को रिकवर होने में, तो ये एक आम शिकायत है। टोकन या ट्रेडिंग पेयर्स अचानक हटाए जाते हैं, जैसा कि BTC USDT के मामले में हुआ, यानी अचानक हटा लिए गए और निवेशकों को इसकी सूचना नहीं थी, पहले से कोई सूचना निवेशकों के पास नहीं थी कि ये जो पेयर है, ये जो कॉइन है, ये हटाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। फोर्स लिक्विडेशन से नुकसान होता है, यानी जब हटाया जाता है तो वो फोर्स लिक्विडेशन होता है, अचानक किया जाता है और उसमें निवेशकों को काफ़ी नुकसान होता है। पोर्टफोलियो में बढ़ा चढ़ाकर मुनाफा दिखाने, यानी पहले से ही ये दिखाया जाता है कि ये अगर आप कॉइन खरीदेंगे तो इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिकल एरर्स में गलत बैलेंस दिखाई देना, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने बयान की है कि मैथमेटिकल एरर्स होते हैं, यानी उन्होंने दिया कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। हैक की घटनाओं के बाद भरोसा कम हुआ, यानी जो हैकिंग हुई थी CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, उसके बाद लोगों का भरोसा कम हुआ है। स्कैम से जुड़े आरोप भी CoinDCX पर लगे, वो भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाए। तो ये यूज़र डेटा और फंड सुरक्षा पर काफ़ी संदेह पैदा करती हैं तमाम जितने भी मामले बनते हैं और जितने भी जो निवेशक हैं उनकी जो शिकायतें हैं उनके आधार पर। हाई लीवरेज पर अचानक लिक्विडेशन हो जाता है, यानी हाई लीवरेज पर अचानक लिक्विडेशन हो जाना ये भी एक तरह का नुकसान ही होता है निवेशकों को। गिरते बाजार में शॉर्ट सेलिंग से निवेशकों को नुकसान होता है। जब
शॉर्ट टर्म सेलिंग होती है उसमें नुकसान होता है निवेशकों को, ये भी एक शिकायत सामने आई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कॉइन DCX पर सवाल खड़े कर रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी दिखाया था, और हम लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं। हमने कॉइन DCX से भी ये तमाम सवाल पूछे थे। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जुड़ गए हैं, जाने माने एडवोकेट हैं। पवन जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, जिस पर ये हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, किस कानून के तहत ये कारोबार किया जा रहा है पवन जी? भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो के व्यापार को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। उसका कारण यह है कि भारत के पास आज कोई क्रिप्टो रिलेटेड कानून ही मौजूद नहीं है, तो उस रेगुलेशन की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, सरकार ने कहा है कि अगर आप क्रिप्टो एसेट्स में डील करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पर 30% का टैक्स आप पर लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि टैक्स देने के बाद भी क्या आपके क्रिप्टो एसेट्स कानूनी मान्य हो जाएंगे? वहां पर कानून चुप्पी साधे होता है, तो आपके जो क्रिप्टो एसेट्स को लीगल मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। तो यही कारणवश है कि क्योंकि ये ग्रे जोन है, कानून यहाँ पर है नहीं, तो विभिन्न प्रकार के प्लेयर्स अलग अलग तरीकों से अपने जो धंधा है उसको फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट से, आपके जेबों से वो निकाल ले जाए। जी, कॉइन DCX जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पवन जी अपने आप को सुरक्षित बताते हैं। ये दावा कितना सही है उनका कि हम सुरक्षित हैं? इसी प्रकार का दावा किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के द्वारा कि साहब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। उसका रीजन है कि सुरक्षा के मिनिमम मापदंड अभी कानून ने परिभाषित ही नहीं कर रखे। तो आप तो जो मर्जी कह लीजिए कि साहब मेरी झोपड़ी है, मेरी झोपड़ी सबसे सुरक्षित है, उसका क्या तात्पर्य है? उसका कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह के गलत रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन के आड़ में नहीं आना चाहिए, सोच समझ के ही क्रिप्टो ट्रेडिंग में हिस्सा लेना चाहिए। जी, एक और गंभीर मुद्दा है पवन जी, सेक्सटॉर्शन, आतंकवाद को पोषण, क्रिप्टो हवाला। अगर ये कारोबार प्लेटफॉर्म से होता है तो कौन इसके लिए आखिर जिम्मेदार है? मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से जिम्मेवार हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि साहब कोई कानूनी नहीं है तो आप हमें जिम्मेवार कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखिए कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर कानून मौजूद नहीं है। ये अक्सर प्लेटफॉर्म भूल जाते हैं कि कुछ हो या ना हो, कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज बन जाते हैं भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के तहत। कानून कहता है कि आपको ड्यू डिलिजेंस करना है जब आप अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर रहे हैं, आपको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर अबेट नहीं करना है या कंस्पायर नहीं करना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत ही स्लिपरी विकेट पर ये जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन पर कोई प्रोसिक्यूशन भारतवर्ष में प्रारंभ नहीं हुई है। तो लोगों को लगता है कि साहब मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे लगता है जैसे जैसे सरकार जो है कानून का शिकंजा कसेगी, वैसे ही लोगों को खासतौर पर इन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को ये प्रेशर आना प्रारंभ हो जाएगा। जी, अगर निवेशकों का पैसा पवन जी डूबता है तो क्या उसकी कोई गारंटी होती है? देखिए, अगर आपका पैसा डूबता है तो संभावित तौर पर चांसेस बहुत कम है कि आपको कभी पैसा वापस मिलेगा। तो जब पैसा नहीं वापस मिलेगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी? उसके लिए कानून को परिभाषित करना पड़ेगा। मुझे लगता है इन प्लेटफॉर्म ओनर्स की पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। भाई, जब आप गलत मिस रिप्रेजेंटेशन करके लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, उन्हें ललचा रहे हैं, उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए, और वो बातें बता रहे हैं जो सत्य के साथ दूर दूर से कोई मेल नहीं खाती, तो संभावित तौर पर आप फोर्जरी तो कर ही रहे हैं, लोगों को चीट तो कर ही रहे हैं। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को चीटिंग के दायरे के अंदर और विभिन्न साइबर क्राइम्स जो भारतीय IT एक्ट में परिभाषित हैं उसमें उनको बुक किया जा सकता है। चीटिंग बाय पर्सनेशन, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, यहाँ तक कि आइडेंटिटी थेफ्ट के जुर्म में भी उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी शामिल है, फॉर पर्पसेस ऑफ चीटिंग भी ऐसे प्रावधान है जिसके अंतर्गत ये मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जी, लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं होता पवन जी कि आखिर रिपोर्ट करें कहाँ जाएं?
और ऐसी कोई संस्था, कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी है भी नहीं यहाँ रिपोर्ट करेंगे। क्यों? आप मैक्सिमम करेंगे, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएंगे, cybercrime.gov.in पर, बट वो रिपोर्टिंग पोर्टल है, वो आपको पैसा दिलाने के वापस रास्ता नहीं देता। अल्टीमेटली देखिए, जब मैं निवेश करता हूँ किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, तो उस उम्मीद से मैं निवेश करता हूँ कि मेरे को ज्यादा हाई रिटर्न आएगा, लेकिन जब मेरा प्रिंसिपल ही उड़ जाता है तो मैं जाऊंगा कहाँ? उसके लिए कोई विशेष डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। तो इसलिए जितने भी निवेशक हैं उनको कोई इफेक्टिव रेमेडी अभी मिल नहीं पाती है। मुझे लगता है कि सरकार को डेडिकेट करनी चाहिए, इन विभिन्न प्रकार के जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं उनको कानून के दायरे के अंतर्गत लाना चाहिए, उनकी ड्यू डिलिजेंस को परिभाषित करना चाहिए, और अगर वो कानून के प्रावधानों का पालन ना करें तो उनके बरखिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों का विश्वास पुनः से जीत जाएं। वरना अधिकांश लोग जिनके पैसे उड़ जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, वो बड़े डिसोरिएंटेड हो जाते हैं और वो सिस्टम को डिस्ट्रस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों के ट्रस्ट को पुनः से जीता जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्रोग्राम सीक्रेट फाइल्स में कॉइन DCX एक्सचेंज से जुड़े आरोपों पर उनका पक्ष जानने के लिए हमने बार बार ईमेल के जरिए संपर्क किया, पर कॉइन DCX की तरफ से कोई कैमरे पर तो नहीं आया। हालांकि उन्होंने ईमेल द्वारा अपना लिखित जवाब जरूर भेजा, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। हम उनके पूरे जवाब का, विस्तृत जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वो कैमरे पर भी आएँ, बताएं, और जैसे ही उनसे जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में हम ज़रूर दिखाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते इसी समय एक नई सीक्रेट फाइल के साथ वापस लौटेंगे। इससे पहले कि हम विदा लें, आप सभी दर्शकों से एक अपील, यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी अन्य तरीके से फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अपनी शिकायत या सूचना हमें info@newsindia पर ईमेल ज़रूर करें। आपकी पहचान और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार।